आज का टॉपिक तो कंपेरेटिवली इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, मतलब जानकारी रखते हो इसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आज हम लोग खत्म करेंगे ज्वार भाटा। क्या है टॉपिक का नाम? ज्वार और भाटा। सभी सुने हुए हो ज्वार भाटा? सुने हो कि नहीं सुने हो? ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है? सुने हो तो बताओ। हाँ, पानी का ऊपर जाना ज्वार और पानी का नीचे आना भाटा। अंग्रेजी में ज्वार को कहते हैं टाइड और भाटा को कहते हैं इब। क्या कहते हैं? इब। तो ज्वार हो गया पानी का ऊपर जाना और भाटा यानी इब जो है वो हो गया पानी का नीचे आना। कहां से ऊपर जाना, कहां से नीचे आना? समुद्र से। समुद्र से ऊपर का समुद्र तल से। देखो ये है नॉर्मल पानी, ठीक है, ये है नॉर्मल पानी, अपना स्थिर है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हिलडुल कर रहा है। लेकिन हमारे आसपास दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके वजह से इस मूवमेंट में गड़बड़ी होता है। एक है चंद्रमा और एक है सूर्य। सूर्य हमसे काफी दूर है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी पे पड़ता है वो उतना नहीं पड़ता है। अगर पूछा जाए कि किसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, सूर्य का या चंद्रमा का, तो बोलोगे सूर्य का। हम सवाल कर रहे हैं उस पर ध्यान दो, किसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, सूर्य का या चंद्रमा का? सूर्य का। पर सूर्य हमसे बहुत दूर है, सूर्य हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किसका महसूस होता है, सूर्य का या चंद्रमा का? चंद्रमा का। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। बहुत अच्छा लगा होगा कि क्या हम दो बार बोल दिए। अगर पूछा जाए एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक इतना छोटा ऑब्जेक्ट है, जो जितना बड़ा होगा लगभग उसका जो गुरुत्वाकर्षण होगा उतना अधिक होना चाहिए मास के हिसाब से। ठीक है, तो अगर कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? अपनी ओर खींचने की शक्ति, और कुछ नहीं। ठीक है, अपनी ओर खींचने की शक्ति। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारे बीच में जो जितना मोटा होगा लोग उतना ही दूर भागेगा उससे, लेकिन कोई भी ग्रह जितना मोटा होगा उसके तरफ चीजें उतनी ही अधिक गति से खींची जाएगी। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मास वाले का अधिक होगा, ये मान लेना। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा के कंपैरिजन में सूर्य जो है वो काफी बड़ा है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। ये तो क्या नॉर्मल फैक्टर। पर उस गुरुत्वाकर्षण बल का असर किस पर कितना है ये तुमको देखना पड़ेगा। कि सूर्य हमसे बहुत दूर है लेकिन चंद्रमा हमारे पास है, इसलिए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हम पर उतना नहीं लग पाता है जितना किसका लगता है? चंद्रमा का। अगर चंद्रमा की जगह सूर्य होता तो हमको खींच के अपने पास बुला लेता कभी भी। ठीक है, लेकिन संयोग यही अच्छा है हमारा, हमारे पास चंद्रमा है, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी अधिक नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का भी 1/6 हिस्सा है। कितना है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6। मतलब पृथ्वी अगर तुमको 6 पॉइंट से खींच रही है तो चंद्रमा कितने से खींचेगा? 1 पॉइंट से। ये याद रखना, यानी 1/6 है। इसीलिए तुमसे कई बार फिजिक्स में एक सवाल पूछा जाता है कि अगर पृथ्वी पर किसी का वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना महसूस होगा? मात्र 10 किलो। कितना होगा? 10 किलो। क्यों? क्योंकि यहाँ का वजन यहाँ के गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है और वहां का वजन वहां के गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करता है। यहाँ अगर 60 किलो है तो इसका 1/6 कर दोगे कहाँ? चांद पर, तो तुम वहां हल्के महसूस करोगे, इतना सा उछलोगे, आसमान में थोड़ा देर रह जाओगे। ठीक है, उसके बाद एकदम धीरे धीरे गिरोगे। हम जितना जल्दी यहाँ गिरते हैं इतना जल्दी यहाँ वहां नहीं गिरेंगे। इससे 1/6 क्या बोलते हो, कम स्पीड से गिरेंगे। नहीं समझ में आया? हम जैसे कूदे गिर गए तुरंत, इसका 1/6 स्पीड से ही वहां गिरेंगे, तो हमको लगेगा कि हम धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, ये चंद्रमा पे महसूस होगा। इसी तरह से अन्य कई ऑब्जेक्ट है, पर हमको किसी से मतलब नहीं है, अभी सूर्य और चांद पे चर्चा करते हैं। तो अल्टीमेटली पृथ्वी पर सूर्य और चांद में से किसका अधिक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है? किसका? चांद का। ठीक है, किसका? चांद का। अब उसकी इतनी क्षमता तो है नहीं कि हमको खींच सके, या पृथ्वी के कोई ऑब्जेक्ट खींच सके। वो उसको खींच लेता है जो पहले से खींच हिल डुल कर रहा है। वो कौन है? पानी। और पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है? पानी। अब समझना, आराम से पानी ऐसे हिलकोड़े मार रही थी, अपना हल्का फुल्का चल रही थी। आ गया यहाँ पे चांद। चांद बोला कहाँ हिलकोड़े मार रहा है, इधर आ। तो चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पानी को खींच लेता है अपने तरफ, लेकिन फिर रिपीट कर रहे हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक नहीं है कि वो बहुत अधिक खींच पाए। और उसके में मूवमेंट भी है। तो यहाँ जब चांद था तो पानी को अपने तरफ खींचने लगा, तो पानी ऊपर उठ गया इसके खिंचाव से। ठीक है, इसी को कहते हैं हम टाइड। क्या कहते हैं? टाइड, जो ऊपर जा रहा है। अब चांद यहां से मूव कर गया तो वो गुरुत्वाकर्षण बल जिसके वजह से खींचा रहा था वो क्या हो गया? दूर हो गया। तो दूर हो गया तो ये पानी क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। जब नीचे गिर जाएगा तो अचानक से बहुत पीछे चला जाएगा। ये था सामान्य लेवल, इससे एक बार ऊंचा गया और फिर वापस ये बहुत पीछे चला जाएगा। इसी को ऊपर जाने को कहेंगे टाइड और पीछे जाने कहेंगे एब यानी भाटा। ऊपर जाने कहेंगे ज्वार और नीचे जाने कहेंगे भाटा। यानी अगर ये इस पिक्चर को हम ध्यान से देखें तो ये जो है ये है समान स्थिति पानी का। किसका है? पानी का समान स्थिति।
अब अगर हम चांद को यहां पर ले आए, ठीक है, चांद को इसके पास ले आए, मान लो चांद यहां पर है, ठीक है, चांद यहां पर है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल इस पर काम करेगा और ये धीरे 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 तुमको दिखेगा ऊपर उठ रहा है। ये कहां हो रहा है? ऊपर उठ रहा है, और ऊपर उठते हुए ये तुम्हारे तरफ भी आएगी, लहर भी ऊपर उठेगा और खिंचाएगा भी। तो यहाँ खींचते हुए तुम देखता है कि यहाँ तक पानी पहुंच जाता है, देखो ना, ठीक है। तो याद रखोगे ज्वार के समय ये पानी यहां तक पहुंच जाएगा ऊंचाई के साथ, मतलब उठेगी भी और आगे भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि हाई टाइड और लो टाइड हम लोग पढ़े हुए, तो क्या है ये हाई टाइड और क्या है लो टाइड, क्या बता पाओगे? ज्वार और भाटा समझ में आ गया ना? अब नहीं समझ में आया, हमको अभी भी पता है, जब हाई टाइड और लो टाइड का चर्चा करेंगे तो ज्वार और भाटा दोनों में तुम्हारा फंस जाएगा मामला कि क्या है हाई टाइड क्या है और लो टाइड क्या है, ज्वार क्या है, भाटा क्या है। अधिक जंप करेगा तो उसको हाई टाइड कहेंगे, और लो टाइड, तो जब अधिक ऊंचा पे जाएगा तो हाई टाइड हुआ, और अधिक नीचे पे जाएगा तो उसको लो टाइड हुआ। तो फिर भाटा किसको गए? ज्यादा ऊंचा होगा तो हाई टाइड, और कम ऊंचा जाएगा तो उसको लो टाइड। नहीं, यहीं पे मामला फंस जाता है, समझना इस चीज को, ठीक है। जो टाइड है वो एक्चुअल में टाइड ही है, ठीक है, उसमें भाटा का कोई काम नहीं है। भाटा एक शब्दावली का हम सिर्फ प्रयोग करते हैं। अब समझो, ये है नॉर्मल पानी का लेवल। क्या है ये? नॉर्मल पानी का लेवल। ज्वार के समय में बोले पानी का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा, और भाटा के समय पानी का लेवल घट जाएगा। इस बढ़ने की क्रिया को कहेंगे ज्वार, और इस घटने की क्रिया को कहेंगे भाटा। ये क्लियर है? लेकिन जितना ऊंचा जा रहा है इसको कहेंगे हाई टाइड। क्या कहेंगे? हाई टाइड। इससे नीचे जितना जा रहा है इसको कहेंगे लो टाइड। यानी लो टाइड का जो क्रिया है वो भाटा के दौरान होता है। भाटा एक प्रोसेस हो गया, इससे नीचे पानी जाएगा तो उसको भाटा कहेंगे। लेकिन जो मैक्सिमम जो नीचे जा रहा है इसको कहेंगे लो टाइड। क्या कहेंगे? लो टाइड। अभी बताए थे पानी ऐसे जाती है और फिर ऐसे आती है, तो हाई टाइड और लो टाइड दोनों क्रिया ज्वार और भाटा दोनों को शामिल कर लेता है। जब ये ऊंचाई तक यहां तक उठेगी, सबसे ऊंची जिसको कह देंगे हाई टाइड, और लेकिन जब गिरेगी तो बहुत पीछे तक चली जाएगी, इसको क्या कहेंगे? लो टाइड। और इस प्रक्रिया को, लो टाइड के पूरे प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एब। क्या कहेंगे? एब यानी भाटा। समझ में आया? भाटा के दौरान ही हमको लो टाइड देखने को मिलता है। अब अक्सर बच्चा इसको गलत समझता है कि अगर इतना ऊंचा उठाए तो इसको कहेंगे हाई टाइड, और इतना ऊंचा उठाए तो इसको कहेंगे लो टाइड। समझ में आया अंतर क्या है? यानी लो टाइड हमको इब के दौरान देखने को मिलेगा। इब हम जनरली प्रयोग ही नहीं करते हैं, भाटा का हम प्रयोग ही नहीं करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं? हाई टाइड और लो टाइड, क्योंकि हमको पता है कि ये यहाँ से उठती है, यहाँ तक जाती है, और फिर यहाँ से उतर के नीचे जाती है। तो हाई टाइड के दौरान टाइड का प्रयोग तो हुआ, तो सबको समझ में आता है। लेकिन लो टाइड के दौरान हमको लगता है ये तो भाटा है, तो फिर कहां से आया? तो क्या कभी भाटा होते हुए देखे हो? भाटा होते हुए सुने हो? हम लोग क्या बोलते हैं? हाई टाइड है और लो टाइड है, ये तो बोलते हैं। तो लो टाइड के प्रक्रिया के दौरान जो ये पानी पीछे जा रही है, चाहे इतना पीछे जाए, इतना पीछे जाए, इतना पीछे जाए, सबको हम क्या कहेंगे? भाटा। क्या कहेंगे? भाटा। लेकिन जो मैक्सिमम पीछे जाएगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लो टाइड। क्या कहेंगे? क्या हाई टाइड और लो टाइड समझ में आया? पानी जितना मैक्सिमम, अच्छा यहां से इतना सा ही उठा है, क्या इसको टाइड नहीं कहेंगे? क्या इसको भी टाइड कहेंगे? लेकिन मैक्सिमम पानी यहां तक उठेगा, इसको कहेंगे हाई टाइड। क्या कहेंगे? हाई टाइड। और पानी जैसे ही इस लेवल से नीचे होगा उसको क्या कर देंगे? भाटा में घुस चुका है। और जब यहां पहुंच जाएगा पानी, इसको क्या कहेंगे? लो टाइड आया। क्या आया है? लो टाइड। तो हाई टाइड और लो टाइड समझ लिया क्या होता है, ज्वार और भाटा समझ लिया क्या होता है। अच्छा, अगर पानी ऊपर उठा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पानी ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर ऊंचा उठाए पानी दियो, नीचा भी जाएगा। यानी याद रखोगे, ज्वार और भाटा हमेशा साथ साथ आता है। अगर ज्वार हुआ है तो भाटा भी होगा ही होगा। अब सवाल यहाँ पे पूछा ये जाता है कि ज्वार और भाटा में कुछ फिक्स रेशियो रहता है क्या आने का समय का? आंसर है हाँ, एक खास समय के अंतराल पे ही आता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ज्वार आया है तो उसके 6 घंटा 13 मिनट बाद, कितने बाद? 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आएगा, ये तय है। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि समुद्री जल का अपने स्तर से ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार। तथा स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? टाइड। क्या कहते हैं? टाइड। इसको क्या कहते हैं? एब। ठीक है, क्या कहते हैं? एब। ठीक है। जब उच्चतम बिंदु पर हो तब इसको क्या कहते हैं? हाई टाइड। क्या कहते हैं इसको? हाई टाइड। उच्च ज्वार। क्या कहेंगे इसको? हाई टाइड या उच्च ज्वार। जब निम्नतम बिंदु पर हो तो इसको क्या कहेंगे? लो टाइड। क्या कहेंगे? लो टाइड। ठीक है। और हिंदी में क्या कहेंगे? निम्न ज्वार। क्या कहेंगे? निम्न ज्वार। अब ये तो टेंशन खत्म हो गया ना कि ज्वार ज्वार दोनों को क्यों कहे।
क्योंकि एक्चुअल में ये ज्वार ही है, पर हम शब्दावली चेंज कर दी है। ऊपर जाने वाले को हम ज्यादातर ज्वार कहते हैं और नीचे आने वाले को भाटा कहते हैं। पर ये पूरा प्रक्रिया को हम लोग अगर एक शब्द में डिफाइन करना तो क्या कहेंगे? ज्वार। क्या कहेंगे? ज्वार। ये भी ज्वार है और ये भी ज्वार है, लेकिन हम लोग शब्द बदल दिए, इसलिए इसको कहेंगे हाई टाइड और इसको कहेंगे लो टाइड। ठीक है, तो याद रखोगे। अगर पूछा जाए कि उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के अंतर को क्या कहते हैं, मतलब जितना ऊंचा उठा और जितना नीचा गया, इसके बीच के अंतर को ही हम रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? रेंज। इसलिए इसको कहते हैं टाइडल रेंज। क्या कहते हैं? टाइडल रेंज। ठीक है, टाइडल रेंज। हिंदी में क्या बोलोगे? ज्वारीय सीमा। ठीक है, ज्वारीय सीमा। क्या कहेंगे इसको? ज्वारीय सीमा। ठीक है, तो टाइडल रेंज जो होता है ये उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का डिस्टेंस होता है, इसी को क्या कहेंगे? ज्वारीय सीमा। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टाइडल रेंज। ये सब बहुत छोटा छोटा है, इसलिए बोले आज का टॉपिक बहुत आसान है, बस सुनते जाओगे समझते जाओगे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि इसके पीछे फोर्स कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और हमको दिखेगा कैसे। ये वाला तो समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे हैं तो अगर लो टाइड आया तो पानी यहाँ चला जाएगा, लेवल भी इसका कम हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर इतना पानी है तो यहाँ आते आते पानी इतना सा बचेगा। ठीक है, और हाई टाइड है तो पानी इसका बढ़ जाएगा और ये ऊपर तक चला जाएगा। इसके कई फायदे भी होते हैं हमें। ठीक है, अगर टाइड आया है यानी ज्वार आया है तो भाटा तो अपने साथ खींच कर ले जाता है, लेकिन अगर ज्वार आया तो उसके कुछ फायदे होते हैं। क्या फायदा होता है? कि अपने साथ वो समुद्र के कुछ चीजों को लेकर कहां पहुंच जाएगा? सतह पर। और सबसे अधिक योगदान जो देता है ये होता है जहाज के डॉकिंग में। किसमें देता है? अगर कोई बड़ी जहाज है वो यहाँ पे आया हुआ है और अगर टाइड आ रहा है उसके साथ 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 वो कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा सतह के लेवल पे। यानी अगर मान लो लो टाइड कहीं पे है और यहाँ जहाज है तो पानी से मतलब सतह से बहुत दूर होगा, जो उसका सीमा है। अरे समुद्र का सीमा होता है ना जी। और मान लो यहाँ जहाज है पानी पर और हाई टाइड आया है, मतलब टाइड आ रहा है, ज्वार आ रहा है, तो उसको धकेलेगा। धकेलेगा तो धकेल कर पानी कहां तक पहुंचा देगा? सतह तक पहुंचा देगा और यहाँ वो आके डॉकिंग कर लेगा। ठीक है, तो सबसे अधिक फायदा इसमें होता है। दूसरा फायदा होता है मछुआरों को, कि जब टाइड आ रहा है, ज्वार आ रहा है, तो अपने साथ जितना उस क्षेत्र में मछली वगैरह होगा सबको लाकर फेंक देगा ऊपर और फिर पानी चला जाएगा नीचे। तो मछली उतना तेजी से पानी के साथ नीचे जाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जितने स्पीड से आया है वो तो एक बार फेंका गया। जैसे तुम ऐसे करके पानी के साथ कुछ फेंकोगे तो पानी तो वापस आएगा पर वो चीज वापस नहीं आएगा, क्योंकि सतह ऐसा है। तो यहाँ से ऊपर जब फेंका तो मछली सब तो गया बालू पे अटका हुआ और पानी धीरे धीरे नीचे चला गया। इसकी वजह से मछली पकड़ना भी क्या होता है? आसान हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सतह के पास मछली आएगा सब मछुआरा लोग पकड़ लेगा। तो याद रखोगे, क्या ये दैनिक जीवन में हमें कोई योगदान देता है क्या? तो आंसर है हाँ, देता है। इसके अलावा जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उसके लिए भी जरूरी है। सामान्यतः ज्वार और भाटा प्रत्येक दिन कितने बार आते हैं? कितने बार आते हैं? 2 बार। कितने बार? 2 बार। ठीक है, ज्वार के कितने समय के बाद भाटा आएगा? कितना समय के बाद? 6 घंटा 13 मिनट के बाद। कितने बाद? 6 घंटा 13 मिनट के बाद। ये जो डाटा है ये 3 डाटा अभी आएगा और इसको अच्छे से याद रखना, नहीं तब यही गड़बड़ होगा। ठीक है, इसके बाद है पृथ्वी पर जब एक जगह चांद के कारण ज्वार आता है। अब ये दूसरा वाला पोजीशन है, ध्यान से पढ़ो। अगर पृथ्वी पर कहीं एक जगह ज्वार आया है, तुम देखा कि इसके अपोजिट में भी क्या आया? ज्वार आया। पृथ्वी पर अगर कहीं एक बार ज्वार आया तो इसके अपोजिट में भी क्या आया? ज्वार आया। अब यही कारण है कि 2 बार ज्वार भाटा आ जाता है हर जगह सामान्यतः। कैसे? यहाँ पे अगर ज्वार आया है तो पीछे वाला जो पानी है वो भी खिंच जाता है दूसरे तरफ। अगर पूछा जाए कि इसके प्रति कौन जिम्मेवार है, समान बच्चा बोल देगा सूर्य। कौन जिम्मेवार है? सूर्य, जो कि गलत है। सूर्य का इसमें कोई हाथ नहीं है। सूर्य थोड़ा बहुत इसके इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करता है, बाकी सूर्य अपने हिसाब से ज्वार भाटा नहीं लाता है। तो ये जो ज्वार आने का कंडीशन है वो है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। केंद्रीय बल के वजह से। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के वजह से। ठीक है, क्या हुआ? तो याद रखोगे, पृथ्वी पर अगर एक जगह ज्वार आया है किसके वजह से? चांद के वजह से, तो उसी के जस्ट दूसरे साइड में भी ज्वार आया होगा। किसके वजह से? अपकेंद्रीय बल के वजह से। ठीक है, तो याद रखना हर समय पृथ्वी के एंटीपोडल क्षेत्र में ज्वार आने का संभावना होता है। एंटीपोडल, अब यहाँ एक नया शब्द आ गया, बताएं कि नहीं बताएं? एंटीपोडल क्या होता है? पृथ्वी का एक क्षेत्र में अगर कोई स्थान है तो सेंटर से होके उसके जस्ट अपोजिट वाले समय में चले जाओगे, मतलब जगह पे चले जाओगे। जैसे अगर इसका चर्चा करेंगे, ये वाला पोजीशन, अगर यहाँ पे कोई चीज खड़ा है, ये जगह है, तो अगर इसका एंटीपोडल पूछेगा पोजीशन कहाँ जाएगा, तो इसके जस्ट पीछे। कहाँ जाएगा? जस्ट पीछे। इस वाले का एंटीपोडल क्षेत्र ये कहलाएगा। समझ में आया? और यही
चर्चा कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ज्वार आया है तो इस तरह भी क्या आया होगा, ज्वार। यहाँ ज्वार आया है चांद की वजह से, इसके जस्ट इसके पछवाड़े में ज्वार जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके वजह से आएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा ये जनरली समझ नहीं पाता है, याद भी नहीं रहता कि पृथ्वी पर एक जगह ज्वार आ रहा है तो उसके लिए तो जिम्मेवार है चांद। कौन जिम्मेवार है, चांद। ये तो ऑब्वियस है, सबको समझ में आता है। पर इसके जस्ट अपोजिट में चांद कैसे ज्वार ला सकता है, ला सकता है कभी क्या, नहीं, लेकिन आता है। अगर इस तरफ ज्वार आया है तो इस तरफ भी ज्वार आएगा, और इस ज्वार के लिए कौन जिम्मेवार है, अपकेंद्रीय बल। और इस तरह से ज्वार और भाटा के लिए निर्मित उत्तरदायी फोर्स जो है, बल जो है, वो हो जाते हैं तीन। कौन हो जाते हैं, तीन। जिसमें से सबसे प्रमुख कौन है, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। अगर चांद का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता कहीं ज्वार, तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी नहीं लगता। ये लगा है, इसी की वजह से ये लग रहा है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मुख्य रीजन कौन है, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। अगर कभी तुमसे पूछ ले कि ज्वार और भाटा का इस तीनों में मुख्य रीजन पूछे कौन है, तो आंसर होगा एक ही। कौन होगा, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा कौन है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, बस इसके इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करता है। अब है तीसरा कौन है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये तभी लाता है कहीं ज्वार जब एक जगह कौन ला चुका हो, चांद। चांद जिस समय में एक जगह ज्वार ला रहा होगा, इसके एंटीपोडल पोजीशन पे कौन ला रहा होगा, अपकेंद्रीय बल ला रहा होगा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो अगर ये ज्वार लाना बंद कर दे तो क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा, ये ज्वार नहीं लाएगा, क्योंकि ये ला रहा है, इसके वजह से यहाँ पे भी आ रहा है। इसलिए टोटल उत्तरदायी फोर्स अगर पूछे तो तीन है। कौन कौन सा, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। लेकिन अगर मुख्य रीजन पूछे तो कौन है, एक ही है, वो है चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बढ़े आगे। अब है ज्वार के प्रकार। एक तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि दिन में जो ज्वार आते हैं ये किस अवधि पर आ रहा है, इसके वजह से हम लोग ज्वार को दैनिक ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार। तो याद रखोगे, आवृत्ति के आधार पे। आवृत्ति मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक बार आया, फिर दोबारा आया, फिर दोबारा आया, इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंटली तुम यहाँ आ रहे हो। कभी सवाल तुमसे अगर कोई करे तुम कितना फ्रीक्वेंटली यहाँ आ रहा है, मतलब तुम कितना बार आ जाता है। कोई बोलेगा महीना में 4 बार, कोई बोलेगा साल में 1 बार। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है आने का। वैसे ही ये जो होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितना जल्दी जल्दी आ रहा है। अगर बहुत तेजी तेजी आ रहा है तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इसका क्या है, काफी अधिक है। और अगर ऐसे करके धीरे धीरे आ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, काफी कम है। ठीक है, यही होता है फ्रीक्वेंसी। चाहे ये वर्ड में लो या साइंस में वर्ड के रूप में लो, हर जगह एक ही होगा, चाहे आर्ट्स या साइंस, जहां पर भी तुमको बोलना है। फ्रीक्वेंसी मतलब वही होता है कितना बार आता है। तो याद रखोगे, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पे। अगर दिन में 1 बार आता है या दिन में 2 बार आता है, दिन में 4 बार आता है, उसके आधार पे हम इसको बांटे हैं। तो याद रखोगे, पहले वाले को बोलते हैं दैनिक ज्वार। क्या बोलते हैं, दैनिक ज्वार। और दूसरे वाले को बोलते हैं अर्ध दैनिक ज्वार। क्या बोलते हैं, अर्ध दैनिक ज्वार। सामान्य रूप से जो हमको ज्वार भाटा देखने को मिलता है वो क्या है, दैनिक ज्वार। इसको हिंदी में दैनिक ज्वार कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायरोडनल। क्या कहते हैं इसको, डायरोडनल। और इसको कहते हैं सेमी डायरोडनल। क्या कहते हैं, सेमी डायरोडनल। ठीक है, यानी अर्ध दैनिक और दैनिक। ये तो क्लियर लग रहा है पहले नाम से ही कि दिन में जो आता है 1 बार उसको कहेंगे दैनिक। उसको क्या कहेंगे, दैनिक। अगर प्रत्येक दिन केवल 1 बार ज्वार व भाटा आता हो, इसको क्या कहेंगे, दैनिक। और अगर प्रत्येक दिन 2 बार ज्वार और भाटा आता हो, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे अर्धदैनिक। क्या कहेंगे, अर्धदैनिक। फिर से रिपीट करते हैं, दिन में अगर एक ही ज्वार और एक ही भाटा आता है इसको क्या कहेंगे, दैनिक ज्वार भाटा। और दिन में 2 बार ज्वार और भाटा आता है, क्या बोलेंगे इसको, अर्धदैनिक ज्वार भाटा। अच्छा, ज्वार अगर आया है तो क्या आएगा उसके जगह पे, भाटा भी आएगा। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये कर रहे हैं ज्वार और ज्वार का। नहीं समझ में आया, भाटा तो अपने आप आ जाता है, भाटा का हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। 1 बार ज्वार आया, 1 बार भाटा आया तो 2 बार हो गया, ऐसा नहीं। एक ज्वार आया है तो दूसरा ज्वार आएगा, तब बोलेंगे 2 ज्वार भाटा आया। क्या बोलेंगे, 2 ज्वार भाटा। तो प्रत्येक दिन जब 1 ज्वार और 1 भाटा आए तो उसको कहेंगे दैनिक ज्वार या दैनिक ज्वार भाटा। और प्रत्येक दिन जब 2 ज्वार और भाटा आए तो उसको क्या कहेंगे, अर्धदैनिक ज्वार भाटा। क्या कहेंगे, अर्धदैनिक ज्वार भाटा। ठीक है, कि 2 ज्वार और भाटा के बीच में दैनिक ज्वार में कितने समय का अंतर होता है, कितने समय का होगा, 24 घंटा 52 मिनट। तो याद रखना, 1 बार अगर आया है अभी तो दैनिक ज्वार वापस कब आएगा, 24 घंटे 52 मिनट बाद। और अगर अर्धदैनिक में, इसलिए बोल रहे थे 3 समय है, 3 याद रखोगे। तो अर्धदैनिक में समय कितना पे आएगा, 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट। क्या ये समझ में आया।
तो दैनिक ज्वार के भाटा में दो ज्वार के बीच में कितने समय का अंतराल हुआ? 24 घंटे 52 मिनट। दो भाटा के बीच में कितने का अंतराल हुआ? 24 घंटे 52 मिनट। पर एक ज्वार और एक भाटा के बीच में कितने का अंतर हुआ? 6 घंटे 13 मिनट। पूछा है सबसे अधिक सवाल जो यहाँ पे आते हैं वो समय से ही आता है, तुमको डायरेक्ट सवाल दे देगा कि अर्ध दैनिक ज्वार भाटा में दो ज्वार के बीच में कितने का अंतर होगा, या दो ज्वार भाटा के बीच में कितने का अंतर होगा? कितने का अंतर होगा? 12 घंटे 26 मिनट। अगर देता कि बताओ अर्ध दैनिक ज्वार के दौरान एक ज्वार भाटा के बीच में कितने का अंतराल होगा? 6 घंटा 13 मिनट। वहां कुछ नहीं करना है, वहां वही करना है। चलो अगर पूछा जाए कि दैनिक ज्वार में कैसा होता है, किस पद्धति को हम दैनिक ज्वार कहते हैं, समान रूप से समझना। यहाँ 3 तरीके का है। पहला, लगातार उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की ऊंचाई क्या होगी? समान होगी। यानी एक ज्वार आया फिर दूसरा ज्वार जो दूसरे दिन आएगा, इस दोनों का ऊंचाई जो होना चाहिए वो लगभग क्या होना चाहिए? समान। थोड़ा बहुत पॉइंट में अंतर हो सकता है, वो सब नहीं, समान रूप से। अगर पानी यहाँ पे 10 फीट उठ रहा है पहला दिन, दूसरा दिन में क्या उठेगा? 10 फीट। क्या उठेगा? 10 फीट। इसको हम क्या कह देंगे? समान दैनिक ज्वार भाटा। क्या कहेंगे? समान दैनिक ज्वार भाटा। तो याद रखोगे अगर तुमसे पूछा जाए कि दैनिक ज्वार भाटा में दो ज्वारों की ऊंचाई, दो लगातार या क्रमिक ज्वारों के बीच की ऊंचाई समान होती है, अलग अलग होती है? समान होती है। पर क्या अलग नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है। तो जब अलग हो जाएगा इसी को कहेंगे मिश्रित ज्वार। क्या कहेंगे इसको? मिश्रित ज्वार। जब सामान्य रूप परिस्थिति में देखेंगे तो एक ज्वार जितना ऊंचा उठा था दूसरे दिन वही उतना ही ऊंचा उठेगा, इसको हम कहेंगे सामान्य ज्वार भाटा। क्या कहेंगे? समान ज्वार भाटा। अगर दिन में एक बार उठ रहा है तो दैनिक, और अगर दिन में 2 बार उठ रहा है तो अर्धदैनिक। इसमें भी दो ज्वारों के बीच की ऊंचाई समान होती है। मतलब पहला वाला इतना ऊंचा उठा था, दूसरा बार जब ज्वार उठेगा तो वापस कितना ऊंचा उठेगा? इतना ऊंचा। लेकिन अगर पहली बार इतना ऊंचा उठ गया और दूसरी बार इतना ऊंचा उठा, तीसरी बार फिर ऊपर उठ गया, चौथी बार फिर कम हो गया, ऐसे घटना को कहेंगे मिश्रित ज्वार भाटा। क्या कहेंगे? मिश्रित ज्वार भाटा। तो 3 प्रकार का समझ लिया। जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, उस पर आधारित हम लोग समान रूप से 2 प्रकार बांटते हैं। लेकिन अगर ऊंचाई में डिफरेंस आ जाए तो इसको क्या कह देंगे? मिश्रित ज्वार भाटा। ये हो गया इसके आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर आधारित वर्गीकरण। अब दूसरा है पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य चांद की स्थान पर आधारित। 2 खास पद्धति होता है, जब या तो स्ट्रेट लाइन में आ जाए या 90 डिग्री पे आ जाए। ये दोनों खास पद्धति है। अब बोलोगे यहाँ 70 डिग्री पे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 70 डिग्री वाला भी है, 60 डिग्री वाला भी है, 50 डिग्री, हमको कोई मतलब नहीं है, वो समान पद्धति में हम लोग मानते हैं। ज्वार और भाटा के रेस्पेक्ट में 2 पोजीशन को हमको लॉक करना है। कौन कौन सा पोजीशन? स्ट्रेट लाइन पोजीशन और 90 डिग्री पोजीशन। अब यही है पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य और चांद के स्थान पर आधारित। पहले को कहते हैं वृहद ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड। इसका नाम अंग्रेजी में स्प्रिंग टाइड और इसका नाम है नीप टाइड। क्या है? नीप टाइड। अंग्रेजी वाला अच्छे से याद रखना क्योंकि यही हिंदी में लिख देता है कई बार। तो हिंदी में इसको कहते हैं वृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार, और इधर वाला समान परिस्थिति इसको कहते हैं हाई टाइड या उच्च ज्वार। क्या कहते हैं? हाई टाइड या उच्च ज्वार। ये है वृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार। इसलिए बोले हैं कि अगर तुम्हारा प्राण कोई हरेगा तो वो है हिंदी वर्ड, ठीक है। अंग्रेजी वर्ड तुमको हमेशा सहायता ही करेगा, प्राण तुम्हारा नहीं हरेगा। अब बताओ जो बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर बोले तो 2 तरह का वर्ड है, एक है वृहद और एक है उच्च। अब क्या करोगे तुम? उच्च यही है क्या? उच्च दूसरा है, यह है वृहद और दीर्घ, वृहद और दीर्घ। इसीलिए अंग्रेजी वाला मदद करेगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड। अब आते हैं ये है क्या। हाई टाइड और लो टाइड हम लोग डेफिनेशन समझ चुके हैं, वो क्या होता है कि अगर पानी के लेवल से अपने सामान्य स्थिति में सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंच जाए इसको कहेंगे हाई टाइड, और समान परिस्थिति में जो लेवल है उससे बहुत गहराई पर पहुंचा इसको कहेंगे लो टाइड। अब स्प्रिंग टाइड के दौरान क्या होता है? सूर्य, चांद और पृथ्वी ये तीनों किस तरफ पे आ जाता है? एक सीध रेखा में। किस तरफ में? एक सीध रेखा में। तो यहाँ है पृथ्वी और यहाँ है चांद। तो चांद जो है वो पृथ्वी के पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसको क्या कहेंगे? टाइड। क्या कहेंगे? टाइड। समान पोजीशन में ये मान लो 20 फीट तक पहुंच गया या 100 फीट मान के चलते हैं, समझ में आएगा। समान पोजीशन में पानी कहां तक पहुंच गया? 100 फीट तक। अब पीछे में है दादाजी। कौन दादाजी? सूर्य। बोला ले 20 टका और ले, ठीक है, तुम और एंजॉय कर ले। यानी जो 100 फीट पहुंचा था अब सूर्य की वजह से वो कितना क्या हो जाएगा? 20 फीट और ऊंचा हो जाएगा। मतलब स्प्रिंग टाइड के दौरान जो हाई टाइड है उसकी ऊंचाई 20% क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। तो याद रखना वृहद ज्वार के दौरान
उच्च ज्वार की ऊंचाई 20% बढ़ जाती है। 20%, कितनी अधिक हो जाती है? 20%। और इससे कई बार सवाल पूछा गया है कि जब उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य ऊंचाई से 20% अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार, और अंग्रेजी में स्प्रिंग टाइड। अंग्रेजी में स्प्रिंग टाइड। और ये महीने में 2 बार आएगा, एक बार पूर्णिमा के दिन और एक बार अमावस्या के दिन। ठीक है, याद रखोगे ये 2 बार आता है। कब का? पूर्णिमा एवं अमावस्या। ठीक है, अमावस्या, पूर्णिमा एवं अमावस्या। तो अगर पूछा था वृहद ज्वार महीने में कितने बार आता है? 2 बार, पूर्णिमा और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या। अब आ जाओ लघु ज्वार। लघु ज्वार को हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं नीप टाइड। क्या कहते हैं? नीप टाइड। इसमें हो जाएगा 90 डिग्री पर। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री पर। अब जानते हो 90 डिग्री, जब 90 डिग्री पर दो वस्तु बल लगेगा तो इसका इक्विवेलेंट फोर्स हमको हमेशा निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फोर्स समझते हो ना, कि एक बल लग रहा है, दूसरा बल भी लग रहा है, तो दोनों का बल का रिजल्टेंट क्या होगा उस पर निकालेंगे। और तो जानते हो ये कुछ एंगल पर होगा और ये दोनों के बल के बीच में होगा। मतलब अगर तुम 10 न्यूटन से किसी को खींच रहा है और कोई 5 न्यूटन से खींच रहा है दूसरे डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो 10 और 5 के बीच में, यानी 10 से तो कम ही बल लगेगा उस पर। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि तुम इधर खींच रहा था, वो उधर खींच रहा था, ये बढ़ेगा यहाँ। तो याद रखना जब दोनों 90 डिग्री पर होता है, इसमें जो समान हाइट है उसको भी नहीं छू पाता है। उच्च ज्वार का, लो टाइड का हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो याद रखना वृहद ज्वार के दौरान जो हाई टाइड है वो समान परिस्थिति से 20% बढ़ जाएगा, और लघु ज्वार के दौरान जो हाई टाइड है वो समान परिस्थिति से 20% घट जाएगा। यहाँ पे गलती क्या होता है? बच्चा बोल देता है निम्न ज्वार 20% घट जाएगा। निम्न ज्वार का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उच्च ज्वार का ही चर्चा कर रहे हैं। क्या ये समान परिस्थिति है? उच्च ज्वार सामान्यतः यहां तक आता है, यानी हाई टाइड यहां तक आता है। तो स्प्रिंग ज्वार के दौरान कहां तक आएगा? यहां तक। और नीप ज्वार के दौरान, यानी नीप टाइड के दौरान कहां तक आएगा? यहां तक। नीचे कितना जा रहा था हमको उससे कोई मतलब नहीं है। यह है समान ऊंचाई, हाई टाइड। सामान्यतः जो सबसे मैक्सिमम ऊंचाई तक पानी जाएगा उसको क्या कहेंगे? हाई टाइड। क्या कहेंगे? हाई टाइड। अगर स्प्रिंग टाइड है तो कितना बढ़ जाएगा? 20%। कितना बढ़ जाएगा? 20%। वापस यहाँ पे हम सामान्य स्थिति में लाते हैं, यह सामान्य स्थिति। और अगर नीप टाइड है तो कितना घट जाएगा? ये 20%। वृहद ज्वार के दौरान जो उच्च ज्वार है उसकी ऊंचाई 20% बढ़ जाएगी, और जो लघु ज्वार या नीप टाइड है इसके दौरान उच्च ज्वार की समान से ऊंचाई कितनी होगी? 20% घट जाएगी। ठीक है, कितनी कम हो जाएगी? 20%। यानी दोनों में 20% का ही खेला है। सिर्फ 20% याद रखना है कि अगर वृहद है 20% ज्यादा और लघु है तो 20% कम। कोई दिक्कत? ये भी महीनों में 2 बार आएगा। ये भी महीनों में कितना बार आएगा? 2 बार। और ये परिस्थिति तब होता है जब दोनों बार 90 डिग्री बनेगा। और ये बनता है क्या बोलते हो, सप्तमी और अष्टमी के दिन। कब बनता है? सप्तमी और अष्टमी। अब बोलोगे इतना तो हिंदी नहीं जानते, जानना पड़ेगा। इसके लिए आंसर तुमको सप्तमी अष्टमी याद रखना पड़ेगा। सप्तमी अष्टमी ही तुमको एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, या तुमको बोल सकता है ये अगर हम लोग चंद्रमास का देखें तो चंद्रमास का या तो ये ऑप्शन रहेगा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ये पढ़ा है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष क्या होता है? अगर काले से गोरे की तरफ बढ़े इसको क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। और गोरे से काले की तरफ बढ़े तो कृष्ण पक्ष। यानी अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जा रहा है तो कृष्ण पक्ष, सॉरी शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहा है तो कृष्ण पक्ष। और ये दोनों लगभग 14-14 दिनों का अंतर पे आता है। ठीक है, तो ये भी 2 बार आएगा, और ये शुक्ल पक्ष के सप्तमी अष्टमी को आएगा और कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी। सप्तमी अष्टमी दोनों दिन नहीं आएगा, इसी बीच का अवधि होगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं होगा, इसी बीच में कभी आएगा सप्तमी और अष्टमी के दिन। और इसको मोटा मोटी देखोगे तो चंद्रमास के पहली तिमाही और तीसरी तिमाही में आएगा। ये 2 तरह का ऑप्शन दे सकता है, या तो चंद्रमास के पहली तिमाही या तीसरी तिमाही, या नहीं तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी को। तो याद रखना वृहद ज्वार के 7 दिन के बाद आता है। वृहद ज्वार के 7 दिन बाद सप्तमी अष्टमी से तुम लोग बड़ा एकदम टेंशन में आ गया। पूर्णिमा आज है तो आज इसका पहला दिन होगा, दूसरा दिन होगा, 7वें दिन को सप्तमी बोलेंगे, 8वें दिन को अष्टमी बोलेंगे। यही तो होता है। ठीक है, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सुनते हो ना जी। एक बार अमावस्या आया, इसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, 10वीं ऐसा करके। तो आज शुरू हुआ है तो उसके बाद वापस क्या आएगा? पूर्णिमा। फिर स्टार्ट होगा ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचमी, ये फिर से। तो याद रखना
अगर आज आया है वृहद ज्वार, तो अगला 7 दिन के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? अरे आज आया वृहद ज्वार, तो 7 दिन बाद क्या आएगा? लघु ज्वार। एकदम सब मुंह देख रहे हैं। हाँ बताइए ना क्या आएगा, सुनेंगे तब ना। हम बोले कि सप्तमी या अष्टमी को आता है लघु ज्वार, और पूर्णिमा और अमावस्या को आता है वृहद ज्वार। तो आज अगर पूर्णिमा है, आज आया है वृहद ज्वार, तो आज से कितने दिन बाद सप्तमी आएगा? इसमें क्या सोचना है, इसमें भी सोचने लगता है। यही तो हो गया कि वृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच में कितने समय का अंतराल होता है? 7 दिन का। रटना नहीं है, समझना है। तो एक बार जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहे थे, इसको कहते थे कृष्ण पक्ष। क्या कहते थे? और जब अमावस्या से वापस पूर्णिमा की तरफ आएंगे तो कहेंगे शुक्ल पक्ष। ये सबको दिमाग में है, ये पढ़ा भी रखे हैं। ये जो पूरा साइकिल है, साइकिल पूरा बता रखे हैं। तो याद रखना, कृष्ण पक्ष का सप्तमी या अष्टमी और शुक्ल पक्ष का सप्तमी या अष्टमी। समझ में आया? तो कृष्ण पक्ष आज यानी पूर्णिमा अगर है, तो आज से क्या शुरू होगा? आज से शुरू होगा कृष्ण पक्ष। क्या शुरू होगा? कृष्ण पक्ष। तो आज अगर आया है वृहद ज्वार, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आ सकता है, इसीलिए अगला जो आने वाला है लघु ज्वार, वो आज से 7 दिन के बाद यानी सप्तमी को आएगा। इस तरह के बाद फिर जब अमावस्या आएगा तो उस दिन आएगा वृहद ज्वार, और इसके फिर 7 दिन बाद क्या आएगा? लघु ज्वार। तो याद रखना, वृहद ज्वार के आने के कितने दिन बाद? 7 दिन के बाद लघु ज्वार आता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कुछ सिद्धांत है, पूछा जाएगा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। उसमें सबसे अधिक बार जो पूछा जाता है वो ये 2 सिद्धांत है। ठीक है, याद रखोगे, प्रगामी तरंग सिद्धांत। ज्वार भाटा के उत्पत्ति का प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया है? वेबेल ने। ये वो वेबेल नहीं है जो हिस्ट्री पढ़ के तुम लोगों को याद है, ठीक है, ये अलग है, विलियम वेबेल। क्या नाम है इसका? विलियम वेबेल। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया? विलियम वेबेल। गतिशील सिद्धांत किसने दिया? लाप्लास ने। और प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया है? आर.ए. हैरिस। देखना, प्रगामी सिद्धांत वेबेल, प्रगामी सिद्धांत वेबेल, और अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसने? आर.ए. हैरिस। ठीक है। संतुलन सिद्धांत न्यूटन, संतुलन सिद्धांत न्यूटन। ये भी कई बार पूछ लेता है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसका सिद्धांत है जिससे एग्जाम में सवाल पूछ जाते हैं, वो है प्रगामी तरंग सिद्धांत। किसने दिया है? वेबेल ने। और इसके बाद दूसरा सिद्धांत जो सबसे अधिक उपयोगी है वो है गतिशील सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? गतिशील सिद्धांत। किसने दिया है? लाप्लास। इक्विलिब्रियम सिद्धांत यानी संतुलन सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन। ठीक है। अप्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया है? आर.ए. हैरिस।